हाँ जी, on that day I have checked my chat during this Zoom meeting, and most of the students who are sitting at their houses, they have given the right answers, and the students who are sitting in front of me, they have given me very less answers. This means that those children who are at their home, they are studying more than you. घर में मैंने वैसे ही चैट ओपन करके देखा था, and most of the answers they are correct and they have given by these students. So congratulations. Okay, be quiet. क्या चीज? अच्छा बेटा, पेज नंबर 15 पर है हम. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. So there are so many examples of solutions from your daily life. One of that example is salt in water, sugar in water. ठीक है बेटा. अगर हम लेमन जूस बना लेते हैं और उसको अच्छे से स्टिर कर लेते हैं, तो स्टिरर से उसको छान लेते हैं, then it is also an example of solution. ठीक है, be quite सक्षम. ओके बेटा. उसके बाद देखो, what is the special thing about this solution is the particles of the solute, they are evenly distributed in the solution. ठीक है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इट इज नॉट ऑलवेज विद द केस दैट सॉल्यूशन इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ लिक्विड्स ओनली. ठीक है, सिर्फ लिक्विड से ही नहीं बने होंगे, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे. तो समटाइम्स वन कंपोनेंट मे बी सॉलिड एंड अदर कंपोनेंट मे बी लिक्विड. ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की सॉल्यूशंस हो सकती हैं, सॉलिड्स की अकेली भी सॉल्यूशंस हो सकती हैं. ठीक है बेटा, जिसमें सॉलिड जो है वो सॉलिड के साथ मिक्स किए हुए हैं. तो वी हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ एलॉयज. ठीक है, व्हाट आर एलॉयज? देखो नीचे बॉक्स पे लिखा हुआ है, एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल्स. ठीक है, अगर एक से ज्यादा मेटल्स जो हैं उनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है, या फिर कुछ मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो हमें एलॉयज मिलते हैं. And they cannot be separated by any of the physical methods. तो solution में जो particles होते हैं solute के, they are evenly distributed in the solvent. So when you applied any of the physical method, such as filtration, you are not able to separate both the components. That is very important. ठीक है बेटे. अगले पेज पे आओ, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ. Solution has two components. The component which is present in larger amount, generally it is water. And it is known as a solvent. ठीक है बेटे, हमेशा सॉल्वेंट वाटर नहीं होता, कई बार कोई और ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो सकता है, इट मे बी अल्कोहल. ठीक है, तो जो भी चीज लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने के लिए आती है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट. तो ऑलवेज रिमेंबर सॉल्यूट इज स्मॉलर इन क्वांटिटी. ठीक है, पर सॉल्यूट जो है वो हमेशा सॉलिड नहीं होगा. सॉल्यूट जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो एक गैस भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर गैस है सॉल्यूट, ठीक है बेटे, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, इट इज डिसॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स. जो भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स एरिएटेड वाटर है उसमें डिसॉल्व है. यस, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल. ठीक है बेटे. बलप्रीत, if revision is going on, this means you have a healthy discussion with teacher rather than your friends. और अगर आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें इसका मतलब आप बातें कर रहे हैं. ओके बेटा, एग्जांपल देखो सॉल्यूशन के. तो उसमें देखो आपको मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए थे. यू हैव आल्सो गिवन मी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, इफ salt is dissolved in water, sugar is dissolved in water, or you can dissolve some of the solid in solvent and that is evenly distributed or 100% dissolved in that component solvent, then it is an example of सॉल्यूशन. ठीक है बेटे. आयोडीन जो है उसकी सॉल्यूशन आपको बताया था कि अगर आयोडीन जो है उसको हम किस में डिसॉल्व कर देते हैं, अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, देन वी ऑब्टेन वन मेडिसिन एंड दैट इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड को. ठीक है, जो एक सॉल्यूट है, और अल्कोहल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लिक्विड को, जो यहाँ पर एक सॉल्वेंट है. ठीक है, फिर आपको बताया कि सॉल्यूट जो है वो गैस भी हो सकती है
तो एरिएटेड ड्रिंक्स में डिसॉल्व होने वाली गैस जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। Similarly, air is also considered as a homogeneous mixture of so many gases because all the gases they are mixed with each other. So there are so many gases present in air. For example, nitrogen gas it is present in larger amount. कितना होगा नाइट्रोजन का अमाउंट? 78%. ऑक्सीजन इज 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज समवेयर 0.9 to 0.7 इतने के आसपास, ठीक है। और बाकी उसके अंदर जो है और छोटे मोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है बेटे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट दे आर thoroughly mixed with each other, ठीक है। another thing is the particle size of the solution they are extremely small, ठीक है। और कितने जो है उससे भी कम हो सकता है 10⁻⁹ दैट इज, ठीक है, नैनोमीटर जिसे हम कहते हैं। तो कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में। सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होते हैं बहुत छोटे होते हैं और ये 10⁻⁹ नैनोमीटर जो है उसके आसपास जो है वो, ठीक है, रहते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है बेटे। फिर कहते हैं कि बिकॉज इट इज होमोजेनियसली मिक्स्ड, ठीक है, we cannot identify the solute and the solvent particles, both of them they are thoroughly mixed with each other, so size is also small. तो कहते हैं कि if the particles they are very smaller in size and they have no ability to scatter the light, लाइट की स्कैटरिंग वो नहीं कर पाते हैं और लाइट की स्कैटरिंग ना करने की वजह से, ठीक है, तो लाइट का जो पाथ होता है वो आपको सॉल्यूशन जो है उसके अंदर विजिबल नजर नहीं आएगा। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को इजीली क्या कर लेंगे, स्कैटर कर लेंगे और तब हमें जो है लाइट का पाथ विजिबल होगा, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस या सस्पेंशंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो अगर आप कोई सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में 100% मिक्स हो गया है, अगर फिल्टर पेपर की हेल्प से या एक नॉर्मल स्टिरर की हेल्प से आप सॉल्यूशन जो है उसको फिल्टर कर लेते हैं, तब भी आप उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो फिल्ट्रेशन के जरिए आप कंपोनेंट्स जो है सॉल्यूशन के उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है बेटे। दूसरी चीज फिर वो कहते हैं कि इफ यू लेफ्ट द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम अनडिस्टर्ब्ड, अगर सॉल्यूशन जो है उसको कुछ टाइम के लिए आप अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं, तब भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर चुके होते हैं और वो हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल्स के अंदर जो है घूमते रहते हैं, दे विल नेवर सेटल डाउन। तो अगर वो हमेशा मोबाइल फॉर्म में रहते हैं, दिस मींस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हाउ कैन यू ऑब्टेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यू नो दैट कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ऑलवेज 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट, ठीक है बेटे। अब वो कहता है कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है इट कैन वेरी, जैसे आपको बताया था कि इफ वी टेक सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और उनको हमने एक बीकर दिया है और उसके अंदर हमने उनको 1 स्पून ऐड करने के लिए दिया, ठीक है, मे बी इट इज ऑफ बेरियम क्लोराइड और सम अदर सब्सटेंस, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स जो है बेरियम क्लोराइड नहीं देंगे, वो व्हाइट कलर की बना देगा सॉल्यूशन, कुछ कलरफुल कंपोनेंट दे देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है स्टूडेंट्स। तो देखो बीकर के अंदर हमने अगर सिर्फ 1 स्पून डाला है कॉपर सल्फेट का, तो दिस मीन्स जो कलर उसमें अपीयर होगा वो थोड़ा सा लाइट होगा। पर अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है उनके पास जो बीकर है उसमें 2 to 3 स्पून कॉपर सल्फेट के डाले गए हैं, तो इसका मतलब कलर जो है वो काफी इंटेंस होगा, डार्क होगा, ठीक है बेटे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, हमेशा एक जैसी नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट है।
ठीक है, तो इफ यू वांट टू ऑब्टेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यू कैन मेजर द कंसेंट्रेशन इधर बाय टू मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 17। तो इफ वी वांट टू मेजर द concentration of the solution in the form of mass percentage, so first you have to find out the mass of the solute, and when you divide the mass of the solute with the mass of the solution, और उसको अगर हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मास परसेंटेज जो है वो पता लग जाती है। ठीक है बेटे, इस फॉर्मूला में थोड़े टाइम बाद आती हूँ, उससे पहले एक पैराग्राफ है, and here it is given that solutions may be saturated solutions or these may be unsaturated solution। कौन सी होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? वो तो उसका सेकेंडरी करेक्टर हो जाएगा, और सॉल्यूशन में से लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, अभी बताया आपको कि वो होमोजेनियस होती है। बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का मेथड क्या है लेबोरेटरी के अंदर? कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। हमें एक बीकर दिया जाता है एंड वी टेक 50 ml वाटर इन इट, and then we have to put again and again some spoons of salt in it। ठीक है बेटे, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है और उसमें हमने सॉल्ट डालना शुरू कर दिया, और ऐसे हम क्या बहुत सारी क्वांटिटी में सॉल्ट उसमें डालते रहेंगे। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट यू सी, एक ऐसा टाइम आएगा जब सॉल्ट जो है पहले तो मिक्स होता जा रहा है, ऑल द सॉल्ट विल गेट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, बट एट अ पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है, द सॉल्ट पार्टिकल्स दे आर विजिबल टू अस, और वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे, दे सेटल डाउन। देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ, दे वी जनरली, हाँ, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसको गर्म करेंगे। then you see the small quantity of water, the small quantity of salt that is settled down at the bottom, it also get dissolved। पर फिर आप क्या करते जा रहे हो, उसमें और सॉल्ट या शुगर डालते जा रहे हो। ठीक है बेटे, फिर आप टेम्परेचर भी उसको दे रहे हो, हीट भी दे रहे हो, पर फिर भी एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना बंद कर जाएगा, और हमें सॉल्यूट भी विजिबल होगा, हमें सॉल्वेंट भी विजिबल होगा। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास है, इट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड पॉइंट के आने से पहले तक थी, जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, तो इससे हमें ये पता लगता है कि एवरी सॉल्यूशन हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व एनी सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर अमाउंट में या क्वांटिटी में ही सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकती है, तो उस पॉइंट को हम उसका सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और जब किसी भी सॉल्यूशन का सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है, तो उसके बाद उसमें फर्दर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, एंड देन दैट सॉल्यूशन बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर बेटे? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये सॉल्ट की मैंने बताई है, ऐसे हम शुगर की भी बना सकते हैं, फैट्स की भी बन जाएगी, और वो डिसॉल्व नहीं ना होते वाटर में, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ओके बेटे, अब देखो लास्ट लाइन पे आओ, हाउ कैन यू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कितने सॉल्वेंट जो है उसमें कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, या पूरी सॉल्यूशन जो है उसके अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, वो हमें किसकी जानकारी देते हैं, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन की जानकारी देते हैं। मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द सॉल्यूट प्लस सम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उसको अगर हम ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल if I have dissolved 40 gram of salt, ठीक है, in 60 milliliter of water, what is the concentration of the solution? कोई नहीं बोलेगा, आप बोलो। 40 gram of salt is there and it is dissolved in 60 milliliter of water. What is the concentration of the solution? Other students must keep quiet. अभी मैंने बोला है कि कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ इट्स टू कंपोनेंट, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ टेल मी व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन?
कैसे पता लगा? 40 ग्राम इसके अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट, और 60 मिलीलीटर वाटर था, तो 40 + 60 इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा जी, तो देखो नीचे फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के साथ, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो इस एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2.1 कहता है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, जब भी परसेंटेज वर्ड आता है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है उसको। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, कितना है? मास ऑफ सॉलिड कितना है? 40 ग्राम है जो कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम है। और फॉर्मूला हमारे पास ये है कि हमने मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन का मास हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? अगर हम सॉल्यूट के मास में ऐड कर देंगे किसका मास? सॉल्वेंट का मास, यानी 40 में हमने ऐड कर दिया 320। ठीक है बेटे, सॉल्यूशन का मास आ गया हमारे पास, कितना आया? 360 ग्राम्स आ गया। अब हमने परसेंटेज में निकालना है मास, तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू कर देंगे 100। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास मास परसेंटेज होगी। ठीक है, तो बस पूरे चैप्टर में यही एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज करके इसको किसी भी फॉर्म में लाया जा सकता है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? देखो कोई भी एक वैल्यू मिस कर देंगे वो, जैसे यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया था सॉल्यूशन की, अगर मान लो तुम्हें सॉल्यूशन दिया हो तो तुम तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला में हमें सॉल्यूशन की वैल्यू मांगी हुई है। ठीक है बेटा, हाँ जनरली सॉल्वेंट की मिसिंग रहेगी या किसी एक की मिसिंग रहेगी। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ सस्पेंशन। तो व्हाट इज अ सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होती है? तो कहते हैं कि सस्पेंशन जो है वो कभी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं हो सकती। ठीक है बेटे, हमेशा सस्पेंशन जो है, व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अननेसेसरली? बोला है मैंने बातें करने के लिए। Suspension, it always represent a heterogeneous system, means you can easily identify the particles of the solute that are present in the solvent. ठीक है बेटे, तो देखो अगर हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में हमने क्या डाला हुआ है? वाटर डाला है, हाफ ऑफ द बीकर इज फिल्ड विद वाटर, और उसमें हम क्या करते हैं? मड डाल देते हैं या क्ले डाल देते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे? The soil particles, if you left it undisturbed for some time, you observe that initially the soil particles, they are moving in the solution, but after some time these soil particles, they settle down at the bottom, and two faces are very much visible to you. You can easily identify the solute particles as well as the solvent too. तो सॉल्यूशन जो है उसके कंपैरिजन में जो सस्पेंशन होती है उसमें दोनों भी फेसेस हमें विजिबल होते हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। ठीक है बेटे, और वो नेकेड आई से हमें विजिबल है, ऐसा नहीं है हमें देखने के लिए कुछ अपैरेटस की जरूरत है, इट इज विजिबल बाय अवर नेकेड आई। अब मुझे ये बताइए कि सस्पेंशन जो है वो लाइट की स्कैटरिंग करेगी या नहीं करेगी? लाइट की स्कैटरिंग होगी सस्पेंशन में, बिकॉज पार्टिकल साइज जो है सॉल्यूट का वो काफी बड़ा है, और लार्जर साइज वाले पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। और अगर वो लाइट को स्कैटर्ड कर रही है, इसका मतलब लाइट का पाथ जो है वो सस्पेंशन में से विजिबल होगा या नहीं होगा? विजिबल होगा बेटे। देखो स्कैटरिंग होने से ही हमारी आईज के पास लाइट पहुंचती है और हमें नजर आता है। सॉल्यूशन में होमोजेनियस थे ना सारे पार्टिकल्स, तो इसलिए वहां पे हमें पाथ विजिबल नहीं था। ठीक है, और उसके बाद देखो लार्जर साइज के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में। पार्टिकल्स जो है उनका साइज नैनोमीटर्स में था, यहाँ पर पार्टिकल का साइज जो है वो बिगर साइज रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, व्हेन यू लेफ्ट द सस्पेंशन फॉर सम टाइम, the particles of the solute they settle down. This means suspensions are not stable.
सस्पेंशन जो है उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो अनस्टेबल होती है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि अगर आप फिल्ट्रेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं तो आर यू एबल टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट? वी कैन सेपरेट, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल साइज में काफी बड़े होंगे और इसलिए वो जब भी हम कोई भी स्टेरर यूज करेंगे उसके अंदर रह जाएंगे। सो स्टेबिलिटी नहीं होती है सस्पेंशन की, तभी सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करते, आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन। ओके बेटा, so there is one intermediate type of solution between solution and suspensions, and these are known as colloidal solutions. Okay children, what are colloidal solutions? Colloidal solutions वो solutions हैं जिनमें solute का particle size solution के particle size से तो ज्यादा है, पर suspension के particle size से कम है, मतलब उनका particle size कैसा है, intermediate है। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत स्मॉलर साइज के थे ना, और सस्पेंशन के बहुत लार्जर साइज के थे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरमीडिएट साइज रखते हैं। क्लियर? वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज मिल्क, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क। तो देखो मिल्क जो है उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, और उसके अंदर फैट्स जो है इट इज सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है बेटे, तो दिस फैट पार्टिकल्स they here act as the solute particles, and as I have already discussed with you that the particle size is intermediate, so this means these particles they also have the ability to scatter the light। तो अगर आप लाइट बीम जो है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करते हैं, the path of the light is visible to you। ठीक है बेटे, उसका कारण यही है कि कोलाइडल पार्टिकल इतने छोटे नहीं होते हैं कि वो लाइट की स्कैटरिंग ना कर सके, वो लाइट को स्कैटर्ड कर पाते हैं, इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट का पाथ जो है वो आपको विजिबल रहता है। ठीक है, देखो उसने नीचे आपको एक्टिविटी करके बताई हुई है, यू कैन आल्सो डू द एक्टिविटी एट योर होम विद मिल्क सॉल्यूशन। ओके, हियर इट इज गिवन वन वेरी स्पेशल टर्म नोन एज टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स जिनका की साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है बेटे, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि sometimes when you enter into a dark room and there is one hole, जहां से कि उस डार्क रूम में क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ठीक है बेटे, तो अगर आप उस होल से देखेंगे ना तो आपको उसमें जो लाइट होती है उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी नजर आती है। ठीक है, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, और उसी की वजह से लाइट हमें हमारी आईज को नजर आती है। ठीक है, तो दिस इज द फिनोमेनन हियर। And there is one another examples. So if you enter a dense forest, then also the light rays, the sunlight rays, they're coming through the canopy of the trees. And when you see about them, तो आपको वहां पे भी आपको नजर आता है कि एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं कुछ मिस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ जो है वो विजिबल रहता है। क्लियर बेटे? अब देखो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है? कोलाइड्स ऑल ऑलवेज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, तो बोथ द फेसेस आर विजिबल, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट टू स्मॉल एज सॉल्यूशन एंड नॉट टू लार्ज एज सस्पेंशन। ठीक है बेटे, साइज जो है वो इंटरमीडिएट है, सॉल्यूशन की तरह बहुत छोटा भी नहीं है और सस्पेंशन की तरह बहुत लार्ज भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तब भी वो कहते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल सस्पेंशन की तरह सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, और इससे ये पता लगता है हमें कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है सॉलिड पार्टिकल्स को हमेशा सॉल्वेंट में मूव करते रहते हैं, मोबाइल होते हैं। ठीक है बेटे, दोनों फेज से सेपरेट नहीं होते, ऐसा नहीं होता कुछ टाइम बाद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे। Another thing is you cannot separate the colloidal solution with the help of filtration. Filtration से भी आप उन्हें separate नहीं कर सकते। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप जो है मिल्क जो है उसको छान रहे हैं, उसमें से आपका जो भी वेसल है उसके अंदर से पानी रह गया एंड जो आपका स्टिरर था उसके अंदर फैट रह गया, ऐसे कभी नहीं होगा, पूरा मिल्क ही जाएगा नीचे। ठीक है बेटे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी होती है, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो थॉरली मिक्स्ड होते हैं। अच्छा जी, अब देखो बेटे कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स हैं, बिल्कुल आगे देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं दे हैव गिवन स्पेशल नेम्स हियर। तो सॉल्यूट के लिए यहाँ पे नेम यूज किया गया है डिस्पर्स्ड फेज,
एंड सॉल्वेंट के लिए वर्ड यूज किया गया है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो मिल्क के अंदर डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है? इट इज द सस्पेंडेड फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और किसके अंदर सस्पेंडेड है ये फैट मॉलिक्यूल्स, उसको हमने बोला है डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे वाटर। ठीक है बेटे, तो बस ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब उसमें से ना सेपरेशन टेक्निक वाला स्टूडेंट्स हमारा गायब हो गया है, पर उसके बाद हम पेज नंबर 24 पर है, यहाँ से हमारा फिर से है पार्ट ये वाला। ठीक है बेटा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होती है? व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? डिफाइन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखो नेम से पता लग रहा है, वो चेंजेस जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज होंगे वो फिजिकल चेंजेस है, और जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी या कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा वो कौन सी चेंजेस है? केमिकल चेंजेस। एक चीज याद रखिए, फिजिकल चेंजेस आर नेवर अकम्पनीड बाय अ फिजिकल रिएक्शन। चपेड़े पड़ जानी है, सीधा बैठो। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, एंड केमिकल चेंजेस में ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनता है। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज। वन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, उसी भी चीज की बर्निंग करवा रहा हूँ, इट इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ सल्फर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस बन गया ना। ठीक है, हाँ, पर बर्निंग नहीं होगी बेटे उसमें, वो एनाबॉलिक का एग्जांपल है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में रेस्पिरेशन दे सकते हो, डाइजेशन ऑफ फूड है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, वेरी गुड। ठीक है बेटे, रस्टिंग इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज, और उसके अंदर रस्ट बनता है। ठीक है, जो वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और फिजिकल चेंज में क्या क्या होगा? व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज? देयर इज चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंस, चेंज शेप चेंज हो जाएगा, और कुछ एक चीज बताइए, फिजिकल चेंज में क्वांटिटी में कोई असर होगा? क्वांटिटी केमिकल है कि फिजिकल है? फिजिकल के एग्जांपल पूछ रहे हैं हम, फिजिकल के एग्जांपल। टॉनिंग ऑफ अ पेपर, पेपर का टॉन कर दिया तो वो फिजिकल टर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, टर्निंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है। मुझे लगता है इसकी